Hello guys, welcome to our channel IKS Law Academy। ये पहली वीडियो है इस चैनल की गाइस, एंड गाइस लेट मी टेल यू दैट द प्राइमरी मोटिव ऑफ आवर चैनल इज़ टू क्रिएट ओनली एन अवेयरनेस टू द जनरल पब्लिक। बिकॉज जो भी हम कंटेंट्स इस चैनल पे लेके आएंगे वो या तो जनरल पब्लिक से रिलेटेड होगा, या फिर लॉ स्टूडेंट्स के लिए होगा, या फिर CS एस्पिरेंट्स के लिए होगा। तो ये कोई भी देख सकता है चैनल। सो वट एवर द कंटेंट्स वी विल पुट इट हियर इन दिस चैनल, यू विल नेवर फाइंड इट इन समवेयर एल्स। बिकॉज हम इस चैनल में बहुत डिटेल थिंग्स को जानेंगे। एंड टुडे आवर टॉपिक इज़ बिगिन विद FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो गाइस आज हम FIR के बारे में जानेंगे कि कहाँ FIR का प्रोविज़न दिया गया है CRPC में। बेसिकली मीनिंग क्या है FIR का, सेक्शंस कौन से हैं, एसेंशियल इम्पोर्टेंस क्या है FIR की, एंड प्रैक्टिकली कैसे FIR करी जाती है अगर आप कोई विक्टिम है, अगर आपने कोई ऑफेंस होता हुआ देखा है, या आप ही अपने विक्टिम हैं, तो फिर FIR कैसे लॉन्च करा सकते हैं। अगर हम डिले कर लेते हैं FIR करने में तो क्या हमारे पास प्रोविज़न है, और अगर हम इस FIR के प्रोविज़न का मिसयूज़ करते हैं तो कौन कौन सी पनिशमेंट दी गई है हमारे प्रोविज़न्स में, बेसिकली CRPC में। तो गाइज़ अगर हम इसके डेफिनेशन के बारे में जानें तो डेफिनेशन तो इसके कहीं नहीं दी गई है। ये CRPC में कहीं भी डिफ़ाइन नहीं किया गया है कि FIR का मतलब क्या है। पर अगर हम एक जनरल रीडिंग दें सेक्शन 154 को, तो जो क्रक्स निकल कर आता है, सो द बेसिस मीनिंग ऑफ FIR, द बेसिक मीनिंग ऑफ FIR, इट इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड और मेड बाय अ पुलिस ऑफिसर व्हेन दे गेट्स एन इंफॉर्मेशन रिगार्ड्स टू अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो जब भी एक कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन एक पुलिस वाले को मिलती है तो वो एक रिटन डॉक्यूमेंट बनाता है, तो उसे ही हम FIR कहते हैं। सो इट इज़ एन इंफॉर्मेशन गिवन टू अ पुलिस ऑफिसर गाइज। पुलिस ऑफिसर को ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है, एन इन्फॉर्मेशन मस्ट बी रिलेटेड टू अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब है संगीन अपराध, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, लाइक रेप, मर्डर, दीज आर द कॉग्निजेबल ऑफेंस गाइज। इट इज़ एन इन्फॉर्मेशन फर्स्ट इन पॉइंट ऑफ टाइम। फर्स्ट इन पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स कि जैसे ही होता है उसी के तुरंत बाद FIR की प्रॉम्प्ट लॉजिंग हो जानी चाहिए, उसी के बाद दर्ज करा जानी चाहिए। हियर से एविडेंस, हियर से FIR नहीं होनी चाहिए। ये हियर से कोई भी चीज़ FIR में नहीं दर्ज करानी चाहिए गाइस, क्योंकि जब हम कुछ टाइम बाद डिले कर जाते हैं और हियर से FIR मतलब कहीं से सुना के हमारे पास आती है, तो उसमें मिर्च मसाला गाइस लगा देते हैं लोग, तो वो FIR नहीं कहलाती। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, द फोर्थ वन इज, इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट इन्वेस्टिगेशन इनटू ऑफेंस कमेंसेस। तो गाइज जब भी पुलिस वाले के पास हम FIR दर्ज कराते हैं, पुलिस वाला क्या करता है, एक इन्वेस्टिगेशन करता है। इन्वेस्टिगेशन करता है गाइज, तो FIR के बेसिस पे ही वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। until unless there is not an FIR, so investigation will not be able to begin guys, because investigation होने के लिए FIR, an information first point in time should be there। तो guys अगर हम इसके CRPC में डिस्कस करें तो 154 सेक्शन में दिया गया है, एंड चैप्टर 12 में है ये, चैप्टर 12 154 सेक्शन, राइट गाइस। एंड नाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ FIR गाइस। इम्पोर्टेंस ऑफ FIR का मतलब ये नहीं है कि इसके क्या इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंस ऑफ FIR का मतलब है कि FIR दर्ज होने के बाद गाइस क्या होता है। FIR जैसे ही एक दर्ज हो जाती है पुलिस वाले के पास, इट सेट आउट द क्रिमिनल जस्टिस इनटू मोशन। मतलब क्रिमिनल का प्रोसीजर एक बिगिन ही FIR के थ्रू होता है। तो जैसे ही हम FIR दर्ज कराते हैं वहीं से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है और क्रिमिनल लॉ मोशन में आ जाता है।
और इन्वेस्टिगेशन का बेसिस ही एफआईआर है, जैसे कि हमने पहले डिस्कस करा। तो एफआईआर इज़ अ वेरी एसेंशियल पॉइंट कि एफआईआर जैसे ही लॉन्च हो जाती है इन्वेस्टिगेशन बिगिन हो जाती है गाइस। सो लेट अस नो सम मोर अबाउट एफआईआर गाइस। एफआईआर, इसमें हम एसेंशियल एलिमेंट्स करेंगे बेसिकली। द एफआईआर, एसेंशियल्स ऑफ एफआईआर इज it is first in point of time guys. So first in point of time हमने पहले भी कर लिया है। it must be first in point of time, मतलब कि जैसे ही होती है वैसे ही हमें एफआईआर को दर्ज करवाना पड़ता है, लॉन्च करवाना पड़ता है। ये एक डेफिनेशन का भी पार्ट है, पर एसेंशियल एलिमेंट्स के अंदर हम वो सारी चीज़ें कवर करेंगे जो एक एफआईआर को कॉन्स्टिट्यूट करने में मदद करेगी। इट कैन बी ओरल गाइस, इट इज़ नॉट जनरली बी इन अ रिटन फॉर्म। आप पुलिस स्टेशन, किसी भी आप अपने नियर बाय पुलिस स्टेशन में जा सकते हैं अगर एफआईआर करानी है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपके पास कोई लिखी हुई एप्लीकेशन ही हो जो कि आप पुलिस वाले को देंगे, पर अगर आप उसे ओरल कराते हैं, इफ़ इट इज़ ओरल देन it should be written down in a piece of paper basically। तो अगर ये आप ओरल देते हैं तो पुलिस वाले वहीं आपको, जो भी आपकी इन्वेस्टिगेशन करेगा वो वहीं अपने पास लिखेगा और उसके बाद आपसे उस एफआईआर को आपको पढ़ के सुनाएगा, फिर आपके साइन लेगा और फिर आपको एक फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी कॉपी भी देगा एफआईआर की। तो जो कि वो दर्ज करेगा, जो भी वो लिखेगा आपने, वो आपको एक बार पढ़ के सुनाएगा और फिर उसको आपको एक फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपी देनी पड़ेगी। इट शुड नॉट बी वेग और इंडेफिनिट। वेग और इंडेफिनिट का मतलब ये नहीं है कि इट शुड बी, अगर इसका हम सिनोनिम देखें तो इट शुड बी फर्स्ट पॉइंट इन टाइम, और जो कि पॉइंट टू पॉइंट होनी चाहिए। ऐसा कि नहीं कि एक लंबी कहानी बतानी है आपको कि सुबह उठा है ना है वर्ड कि ये चीज़ें मैंने करी, फिर मैंने ऐसे खून होते हुए देखा। तो सीधा जो पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें होगी आपको उसी में सीधा लिखाना पड़ेगा, ताकि इन्वेस्टिगेशन का वो बेसिक सोर्स होता है तो सीधा पुलिस वाले को वो हेल्प मिले और वो डिस्कवर कर सके आपकी बताई हुई चीज़ें। मतलब घुमा फिरा के बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। एंड द फोर्थ वन इज इट नीड नॉट बी अ डिटेल्ड डॉक्यूमेंट बट इट मस्ट अलेज। ये मैं आपको लिख के बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और आप बहुत अच्छे तरीके से, अगर आपका पेपर है या फिर आप जिसको एफआईआर समझना चाहते हैं, जो जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर रहा है, वो बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ से समझ सकता है। इट नीड्स नॉट टू बी डिटेल्ड डॉक्यूमेंट बट इट मस्ट अलेज सब्सटेंस ऑफ ऑफेंस। डिटेल्ड डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए जो कि इसके अंदर हर एक चीज़, जैसे कि हमने ऊपर वाले पॉइंट में डिस्कस करा कि इसके अंदर सब कुछ नहीं होना चाहिए, हर एक चीज़ कि ऑफेंस जो कर रहा है, मतलब ऑफेंस होने के अंदर भी ये भी नहीं होना चाहिए कि सब कुछ उसने बताया कि ऑफेंस करने वाले ने येलो वाली शर्ट पहन रखी थी, उसके अंदर इतने बटन थे और उसने इस तरीके की पैंट पहन रखी थी, लेकिन उसके अंदर सब्सटेंस ऑफ ऑफेंस होना चाहिए। सब्सटेंस ऑफ ऑफेंस होने के लिए उसका सब्सटेंस क्या है वो होना चाहिए उसके अंदर, राइट। फिर दूसरा आ जाता है इसके अंदर, फिफ्थ पॉइंट आ जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इट शुड बी लॉन्च्ड एज सून एज पॉसिबल। तो ये फिफ्थ पॉइंट है गाइस, इट शुड बी लॉन्च्ड एज सून एज पॉसिबल। जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी हमें इसे लॉन्च करा देना चाहिए, दर्ज करा देना चाहिए पुलिस वाले के पास। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि हम डिले लॉन्च नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम डिले करते हैं तो थोड़ा उसके ऊपर जस्टिफिकेशन, उसकी एविडेंशियरी वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाती है। तो थोड़ा कोऑपरेट करने में, मतलब पुलिस वाले को उस चीज़ों को वापस तालमेल बिठाने में बहुत टाइम लग जाता है।
तो जैसे ही लॉज होती है, क्योंकि एफआईआर का इन्वेस्टिगेशन का एक बेसिस है एफआईआर, तो जैसे ही पुलिस वाले को वो खबर मिलती है वैसे ही वो उस पर एक्शन लेता है, इम्प्लीमेंट करता है। तो द एफआईआर शुड बी लॉन्च्ड एज सुन एज पॉसिबल, बट इफ देर इज डिले देन इट diminishes the chance of truthfulness of information, right guys? But if there is a delay then it diminishes, इसमें थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है, diminishes the chance of truthfulness of information। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस। सो गाइस अब हम करेंगे इसकी एविडेंशियरी वैल्यू की बात। इसकी क्या एविडेंशियरी वैल्यू है, मतलब जब एक कोर्ट में केस चलता है तो इसकी क्या एविडेंशियरी वैल्यू होती है, एविडेंस के तौर पे कैसे यूज़ करा जाता है इसे। तो इसके बारे में 5 और 6 पॉइंट्स है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप एफआईआर के पर्पस से देख रहे हैं इस वीडियो को। So first of all, it is not a substantive piece of evidence guys। ये कोई substantive piece of evidence नहीं है कि इसको आप कोर्ट में substantially पेश कर सकते हैं, पर हाँ इसको डिस्कवरी के लिए यूज़ करा जाता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जैसे अगर इसमें दे रखी होती है तो आप उसे डिस्कवर करते हैं कोई चीज़, तो वो एविडेंस एज अ एविडेंस पेश हो सकता है, लेकिन इसकी कोई सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस के तौर पे नहीं लिया जा सकता। जैसे कि मैंने कहा, इट कैन बी यूज्ड टू कोरोबोरेट एन इन्फॉर्मेंट विटनेस अंडर सेक्शन 157 इंडियन एविडेंस एक्ट। तो जो इंडियन एविडेंस एक्ट के 157 सेक्शन के टाइम, इसे इंडियन एविडेंस एक्ट के 157 को हम बाद में भी पढ़ेंगे, हम बाद में जब हम इसकी सीरीज चलाएंगे तो इस सेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको हम कवर करेंगे। तो जब एफआईआर दर्ज हो जाती है तो जब हम 157 सेक्शन में जब विटनेस को कोरोबरेट करने के टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ अगर हम सेम ले ले, इट कैन बी यूज टू, कॉपी कर लेते हैं यहां से, कॉन्ट्राडिक्ट एन इन्फॉर्मेंट विटनेस अंडर सेक्शन 145 ऑफ। जैसे ही ऊपर जैसे कोरॉबरेट कर रहे हैं हम, वैसे ही 145 में कॉन्ट्राडिक्ट भी करते हैं। जैसे कि जब हम विटनेस का एग्जामिन करते हैं तो विटनेस बोलता है कि मैंने जब ये दर्ज कराई तो ये ऐसे ऐसे पॉइंट्स आए, ऐसे ऐसे, तो उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए भी यूज़ होते हैं कि भाई ऐसा नहीं था, ऐसे था, तो उसको कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट में। ये भी सीरीज़ में हम कवर करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है 145 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। एंड द फोर्थ वन इज इट can be used to explain the circumstances and conduct of accused। कौन कौन कैसे कैसे circumstances में accused ने कौन सा ऑफेंस करा है, ये उसको एक्सप्लेन करने के टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से यूज़ हुआ जाता है। तो गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एविडेंशियरी वैल्यू होती है इसकी एफआईआर की। और 5th पॉइंट इसका ये है, इट can be used as dying declaration under section 32 of इंडियन एविडेंस एक्ट के। जब हम 32(1) करेंगे तो इसके अंदर डाइंग डिक्लेरेशन का एक प्रोविज़न होता है कि जब कोई भी विक्टिम, कोई भी मर रहा होता है, जब वो कोई डिक्लेयर करता है, कुछ अपने मुंह से मरते टाइम बोलता है, इसमें एक कहावत होती है, व्हेन अ पर्सन इज डाइंग विदाउट अ लाइंग। तो ये माना जाता है, ये प्रिज्यूम करा जाता है लॉ में, जो इंसान मर रहा है वो सच बोल रहा है। तो इट कैन बी यूज्ड एज डाइंग डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन
32 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, राइट। इसके अंदर ये 5 पॉइंट है, एक बार गो थ्रू कर लेते हैं गाइस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एविडेंशियरी वैल्यू जो बताते हैं, इट इज़ नॉट अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस, ये एक सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है। इट कैन बी यूज टू कोरॉबरेट एन इन्फॉर्मेंट विटनेस अंडर सेक्शन 157 इंडियन एविडेंस एक्ट। इट कैन बी यूज टू कॉन्ट्रडिक्ट एन इन्फॉर्मेंट विटनेस अंडर सेक्शन 145 में किसी को भी कॉन्ट्रडिक्ट करना पड़ता है विटनेस को, तो उसके लिए यूज़ हुआ जाता है। इट कैन बी यूज टू एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेस एंड कंडक्ट ऑफ एक्यूज, उसका कंडक्ट क्या है उसको एक्सप्लेन करने के लिए होता है। इट कैन बी यूज एज डाइंग डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 32 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट गाइस। तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस और क्या सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो जाते हैं वो हम जानेंगे। तो जो डिले इन एफआईआर है, क्योंकि जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा है, द प्राइमरी फोकस ऑफ एफआईआर इज टू गेट द इंफॉर्मेशन फर्स्ट हैंड, अर्ली इंफॉर्मेशन। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट हमेशा से ये होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम पुलिस वाले के पास एफआईआर दर्ज करवाते हैं तो पुलिस वाला ये सोच के इन्वेस्टिगेशन बिगिन करता है कि जो भी विक्टिम है या जो भी कोई भी एफआईआर करवा रहा है वो एज सुन एज पॉसिबल लॉन्च कराने आ चुका है, और ये फर्स्ट हैंड अर्ली इंफॉर्मेशन है जिसके बेस पे एक इन्वेस्टिगेशन बिगिन होती है। तो जो डिले इन एफआईआर होता है वो क्या करता है, वो एक स्कोप कर देता है, इट बेसिकली क्रिएट अ स्कोप ऑफ कलर विजन। जो भी सुना रहा है एफआईआर, अगर उसने डिले कर रखी है तो उसके भी कुछ अपने माइंड्स के थॉट होते हैं जो कि वो उसके अंदर इंक्लूड करके बताता है, लेकिन तुरंत एफआईआर, प्रॉम्प्ट लॉजिंग एफआईआर में ऐसा नहीं होता। तो इसमें एक केस था एप्रेन जोसेफ, जो कि आपके स्क्रीन पे, एप्रेन जोसेफ वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, AIR 1973। इफ़ यू आर लॉ स्टूडेंट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट केस फॉर यू, क्योंकि ये हर जगह यूज़ होता है केस। इसके अंदर डिले इन एफआईआर को एक्सप्लेन करा गया था, एंड इन दिस केस इट वाज हेल्ड दैट इट शुड बी अवॉइडेड, means if delay in FIR is satisfactorily explained, it does not lose its evidentiary value, but undue unreasonable delay is fatal। मतलब कि इस केस में ये कहा गया था कि अगर कोई डिले है FIR कराने में, जे उसे कोई सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेन कर देता है, उस रीज़न दे देता है पुलिस वाले को कि जी मैं इस कारण से मैं FIR लॉन्च नहीं करा सका था, अगर जे पुलिस वाला सेटिस्फाई हो जाता है, then it does not lose its evidentiary value guys। The most important point which is held in this case, that if delay in lodging an FIR is satisfactorily explained, then it does not lose its evidentiary value, but undue unreasonable delay is fatal, right guys। इसमें एक और केस था जो कि 2012 में दिल्ली गैंगरेप केस हुआ था। उसके बाद गाइस 2013 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट आया था, जिसके अंदर बहुत सारे वेरियस चेंजेस हुए थे, बहुत सारे स्टैट्यूट में चेंजेस हुए थे। उसके अंदर वुमेन को लेके भी काफ़ी सारे ऑफेंस को क्लैरिफाई करा था, और इस केस में आखिरी में ये हेल्ड हुआ था, मतलब इसमें मैं डिले इन एफआईआर के प्रोस्पेक्टस से बता रहा हूँ, दैट कोई भी ऑफेंस जो कि वुमेन से रिलेटेड होता है, लाइक 354 ABCD रेप, right, 509, these are the offense related to women modesty। वुमेन को क्लैरिफाई करते हुए ये हेल्ड किया गया था कि इन्फॉर्मेंट जो कि विक्टिम है किसी भी ऑफेंस का है, जो भी वुमेन से रिलेटेड है, अगर विक्टिम नहीं आ सकती एफआईआर कराने पुलिस स्टेशन में भी, इवन दो, देन द पुलिस ऑफिसर कैन लॉन्च द एफआईआर एज पर द कन्वीनियंस ऑफ दैट विक्टिम। कि अगर वुमेन कह रही है, विक्टिम कह रही है कि मैं एफआईआर कराने, लॉन्च कराने पुलिस स्टेशन नहीं जा सकती और मेरे को अपने घर पे ही दर्ज करवानी है एफआईआर, तो पुलिस वाले उसके घर पे जाके उसके एफआईआर को लॉन्च करेंगे, और जो लॉन्च करेगा दैट शुड बी अ वुमेन पुलिस ऑफिसर। ऐसा नहीं है कि कोई मेल ऑफिसर जाके द विक्टिम ऑफ दैट वुमेन ऑफेंसेस कैन बी टेक, इट शुड बी अ वुमेन ऑफिसर जो कि उसे लॉन्च करेगा,
गाइस ये भी बहुत इम्पोर्टेंट था। सो नाउ गाइस इट्स टाइम टू कवर अवर लास्ट टॉपिक, पनिशमेंट फॉर गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन टू पुलिस ऑफिसर। बेसिकली अगर कोई भी फॉल्स इंफॉर्मेशन अंडर सेक्शन 154 में पुलिस ऑफिसर को देता है तो उसके लिए क्या पनिशमेंट है। 182, 203, 211 इंडियन पीनल कोड में ये लाई करता है गाइस, द इन्फॉर्मेंट विल बी पनिश्ड अ फॉल्स चार्ज अंडर सेक्शन 211 ऑफ आईपीसी। अगर जो कोई इंफॉर्मेशन देता है पुलिस ऑफिसर को अंडर सेक्शन 154 जो एफआईआर के तौर पे देता है और वो फॉल्स इंफॉर्मेशन होती है, और ये मैटर नहीं करता कि पुलिस ऑफिसर ने उस इंफॉर्मेशन को रिड्यूस करा इन राइटिंग, अगर वो ओरली भी उसे लगता है कि इंफॉर्मेशन फॉल्स है, सो द इंफॉर्मेंट विल बी पनिश्ड अंडर सेक्शन 211 ऑफ आईपीसी। और इसी के विपरीत ये भी है, इफ ए पुलिस ऑफिसर, मैं ओरली बता देता हूँ इसमें, पुलिस ऑफिसर किस में चार्ज होता है, कैन बी चार्ज अंडर 177। इसमें क्या होता है, जब हम किसी पुलिस ऑफिसर को अंडर 154 में उसको एफआईआर दर्ज कराने गए हैं और वो आपका बताई हुई इन्फॉर्मेशन के विपरीत अपनी सोची हुई इन्फॉर्मेशन उसमें दर्ज करता है, या कि कुछ और दर्ज करता है, या किसी और ने उसे कुछ और बताया है लेकिन वो आपकी एफआईआर में दर्ज कर रहा है, तो वो पुलिस ऑफिसर कैन बी चार्ज्ड अंडर सेक्शन 177 ऑफ आईपीसी। इट डजेंट इवन मैटर कि उसमें आपकी इन्फॉर्मेशन है कि नहीं, लेकिन अगर वो अपने वर्जन को भी उसमें इंक्लूड कर रहा है तो वो इस सेक्शन में लाई करेगा। इसके अंदर बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कि फॉलो करने होते हैं अगर प्रैक्टिकली हम देखते हैं, क्योंकि एक पुलिस ऑफिसर के खिलाफ हम ऐसे ही केस नहीं दर्ज करा सकते। सो द प्रोटोकॉल्स वी विल डिस्कस इट इन लेटर वीडियोस, बट टिल नाउ दिस इज़ द प्रोविजन ऑफ एफआईआर। तो गाइज एफआईआर के बारे में यही सब था। एविडेंशियरी वैल्यू हमने इसके अंदर कवर कर ली है। इसके अंदर क्या क्या इसमें ये होते हैं, इसकी एविडेंशियरी वैल्यू क्या है, इसके एसेंशियल्स क्या है गाइस, और डीले इन एफआईआर अगर हम डीले करते हैं तो उसके अंदर हमने एप्रिन जोसेफ वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद हमने दिल्ली गैंगरेप केस 2012 का भी पढ़ा, जिसके अंदर मेजर अमेंडमेंट्स आई थी, 2013 अमेंडमेंट्स ऑफ इन क्रिमिनल लॉ। फिर उसके बाद हमने पनिशमेंट फॉर गिविंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन, अगर कोई इन्फॉर्मेशन गलत दे देता है और अगर पुलिस ऑफिसर इन्फॉर्मेशन गलत उतार लेता है तो उसकी क्या सजा है, उसके लिए भी इन सेक्शंस के बारे में हम डिटेल में जानेंगे बाद की वीडियोस में। सो गाइस दैट्स ऑल। सो आई थिंक दैट आई विल गेट lots of love and support from you. This is my first video actually, and I need to give you the information related to general laws as well. तो गाइस प्लीज़ प्यार दीजिए इस चैनल को, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको चाहते हैं कि कोई और वीडियोस जो कि जनरल पब्लिक से रिलेटेड है मैं ज़रूर लाऊंगा, जो कि लॉ से रिलेटेड होनी चाहिए। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।